गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गलता लोहा पाठ का अगला भाग। पेज नंबर 59 सेकेंड पैराग्राफ में है, धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे क्या याद नहीं हुआ, 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक, माने 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया, यहाँ तक होने पर पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। उसको याद ही नहीं हुआ 13 का पहाड़ा। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए जो वह चुनकर लाया था वह छड़ी बेत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक से तात्पर्य है ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातें जो मन में लगे और उससे उसमें सुधार हो। उसने क्या कहा? प्रश्न है कि जबान की चाबुक क्या थी। उसने क्या कहा जो डॉट में दिया है अंदर, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। ये किसने कहा? मास्टर जी ने। ये उनकी जबान थी जो चाबुक के समान उसके मन में लगी। अपने थैले से 5-6 दरौतियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। धनराम को ये कहा कि जो काम है वही कर सकता है, तो जो धार करने के लिए हथियार लेकर आए थे अपने थैले में से, उसको उसने पकड़ा दी। किसे? धनराम को। और कहा, किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। जिसके यहाँ पढ़ाने में सक्षम है तो वे पढ़ाकर थोड़ा आगे बढ़ा सकते थे। तो धनराम के पिता जो थे वो लोहार थे। लोहार का काम ही धनराम को सिखा सकते थे। इसलिए सामर्थ्य माने क्षमता, शक्ति। ऐसा बोल रहे हैं कि विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य नहीं है। इसमें लेखक का शीर्षक की सार्थकता है कि लोहे को गर्म करने से वह पिघलता है और उसे मनचाहा रूप दिया जा सकता है। किससे? ताप देकर। तो इसलिए व्यंग्यपूर्ण शिक्षक कहते हैं कि विद्या का ताप देने की क्षमता, सामर्थ्य नहीं है, माने घर में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा है। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों को समझाना उलझाना शुरू कर दिया। मतलब ये कि वंशज उनका जो व्यवसाय था, लोहे का जो काम चलता था, धौंकनी माने बहुत ज्यादा जब आग की जरूरत होती है, भट्टी जलाते हैं तो उसे फूक फूक कर आग को तेज करते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है। और सान माने होता है लोहे का काम करने के लिए जो ताप लगाई जाती भट्टी। तो इन कामों में उलझाना शुरू कर दिया था, माने धीरे धीरे यह काम सीख पाए, इसलिए उसे अपने काम में लगाता था। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। कौन? धनराम के पिताजी। इसमें आपको बाद में प्रश्न दिया गया है कि दोनों माने शिक्षक और उसके पिता जो सिखाते थे, तो उसकी तुलना है इसमें कि जैसे शिक्षक उसे बार बार याद करा के सजा देके पहाड़ा सिखा रहे थे, धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या। हथौड़ा माने छोटा जो हथौड़ी होता है जिसको वार करके लोहे पर कुछ काम किया जाता है, और घन इसी का बड़ा रूप है। बहुत वजनदार घन होता है और उसमें लंबी सी डंडी होती है, तेज, उसमें बल लगाकर उठाना और उस पर वार करना, जहां पर लोहे को जिस प्रकार का आकार देना है। तो इस प्रकार दोनों में तुलना है। किस में है तुलना? विद्या और व्यवसाय में। कि लोहा का जो काम है वह कौन सिखाता था? उसके पिताजी सिखाते थे और शिक्षक उसे विद्या ज्ञान दे रहे थे। फर्क इतना था कि अब दोनों में फर्क बता रहे हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपने पसंदीदा बेत चुनने की छूट देते थे। किसके लिए?
कि जब पहाड़ा याद नहीं हो पाया या जो भी सिखा नहीं हो पाया तो उसके पनिशमेंट के लिए कि बेत या क्या था जो छड़ी थी उससे कितना उसको मारा जाए। तो ये छूट थी किसके लिए? धनराम के लिए। और आगे बता रहे हैं वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन है? धनराम के पिताजी। यह चुनाव करते थे कि किससे मारा जाए। जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था, बेंत माने लंबी लकड़ी जो लोहे का कोई भी औजार के लिए उपयोग किया जाता है। हत्था भी वही है, जैसे लोहे का हथौड़ी है तो उसको पकड़ने के लिए जो उसमें लकड़ी होती है, वैसे ही छड़, बेत, हत्था जो हाथ में आए उससे अपना प्रसाद दे देते, माने मार देते थे। शिक्षक पहाड़ा यानी कि ज्ञान सिखाने के लिए कुछ भी सिखाते और किससे सजा देते थे? छड़ या बेत से। उसके पिताजी क्या सिखा रहे थे? अपना व्यवसाय, घन चलाना और जो भी काम है लोहार का काम सिखाते। और किससे सजा देते थे? छड़, बेत, हत्था जो भी उसके हाथ लग जाए प्रसाद दे देते थे, माने लगा देते थे एक दो। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। ये नियति के अनुसार उनके पिताजी यानी गंगाराम जो है एक प्रसिद्ध वहां का लोहार था। किसके पिता हैं? धनराम के। अचानक चल बसे माने उनकी मृत्यु हो गई। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। सहज भाव से विरासत संभाल ली का तात्पर्य है धीरे धीरे वे थोड़ा थोड़ा करके काम सिखा ही रहे थे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका लोहार का जो काम था किसने संभाल लिया? धनराम ने। पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। आफर से तात्पर्य है वह जगह जहां पर वो लोहे का अपना काम करते थे। तो गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब उसके पिता गुजर गए और उसके जगह पे कौन शुरू हो गया? धनराम। अब आगे प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, सीमा लांघना माने पार होना, तो प्राइमरी माने सबसे पहले जब हम लोग अभी पढ़ते हैं पैटर्न में यूकेजी, एलकेजी, फिर प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी है। तो लगभग तीसरी, चौथी, पांचवी तक होता है प्राइमरी। और इसके आगे छठवीं, सातवीं, आठवीं क्या है? मिडिल। फिर 9वीं 10वीं हाई स्कूल, 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी। ये पैटर्न जिसमें स्कूल की सीमा लांघते ही से तात्पर्य है कि प्राइमरी स्कूल वहां था तो तब तक वहां मोहन आराम से पढ़ लिया। मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। क्या कि इंटेलिजेंट था और इसलिए उसको छात्रवृत्ति भी मिल जाती, पढ़ लिख कर प्राइमरी स्कूल को पास कर लिया। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर, मोहन के पिता का क्या नाम था? वंशीधर। वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। और ये स्वप्न हर पिता माता का होता है कि आप जो आज पढ़ रहे हैं, एक एक चीजें आपकी जो वो पूरी कर रहे हैं, इसलिए कि आप जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, अच्छे से अच्छा काम आपको मिले और बहुत अच्छा सक्षम जीवन बिताए। यह स्वप्न उसी प्रकार वंशीधर ने देखा अपने बेटे किसके लिए? मोहन के लिए। पीढ़ियों चले आए पैतृक धंधे ने, कौन सा पैतृक धंधा था उनका? वो पुरोहित थे और पुरोहिताई करते थे। उन्हें निराश कर दिया था कि इससे इतना ज्यादा धन प्राप्त नहीं हो सकता कि गुजारा हो जाए। वो तो पहले का समय था, बहुत ज्यादा जरूरत होती, आवश्यकताएं ही तभी उसको पूरी करने, वहीं तक। तो आज की जो जरूरतें हैं पुरोहिताई से पूरा होने वाला नहीं है। पैतृक धंधे ने निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। ये बता रहे हैं कि जो पुरोहिताई से मिलता उससे ले देकर वे पेट चला पाते, माने खाना खर्चा ले दे के होता था, अन्य आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती थी। तो इसलिए मोहन पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करेगा। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य, दारिद्र्य माने होता है गरीबी,
मिटा दे कि भाई अच्छे पोस्ट में चला जाए, अच्छी पेमेंट मिलेगी और घर का जो काम है वह सब अच्छा हो जाएगा। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी और आज और अभी आप अपने मन में इस बात को बैठा लें कि जो आप अभी अपने पालक माता पिता के साथ हैं और अपने आसपास भी हर किसी की यह हार्दिक इच्छा है कि आप पढ़ लिख कर अपने अच्छे से अच्छा काम कर धन से भी और मन से भी माता पिता के लिए काम आए। तो आज और अभी ये संकल्प लें कि पढ़ लिख कर एक सफल, माने पढ़ना लिखना ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे उसके बाद हो गया, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम भी कर पाए, ये आपका भी संकल्प होना चाहिए। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता कि पढ़ाई लिखाई के लिए जब तक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है, यहाँ तक की पढ़ाई तो हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। आज आपको सारी सुविधाएं बहुत आसपास ही मिल जाती हैं। ये जब स्कूल में पढ़ रहा था कौन? मोहन। तो लेखक बता रहे हैं कि गांव से 4-5 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई, जैसा कि पाठ के परिचय में आपको बताया गया कि ये एक पहाड़ी जगह का वर्णन है, तो चढ़ाई माने ऊंचा चढ़कर जाना पड़ता था। इसके अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। आपको आज स्कूल पहुंचने में सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो भी 10 मिनट लेट ही होता है। ये उस समय की बात है जब पहाड़ी ये इलाका है जहाँ कितने मील चढ़ाई करनी पड़ेगी? 2 मील। और यदि पहाड़ियाँ हैं और आसपास चढ़ने उतरने का साधन नहीं है तो उसको उतने समय में ही पार किया जा सकेगा। और स्कूल जाना है माने एक दिन का काम तो रहेगा नहीं। बरसात में नदी भी पूरा आता था, नदी वहाँ पर जो थी। तो वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। वंशीधर को लगा कि आज इसे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करूं। लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। कौन से स्कूल में? जो अगले गांव में था। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से, अब वो तो चूंकि पंडित जी थे तो उदाहरण दे देकर समझाते थे कि आज जो तुम इतना मेहनत कर रहे हो, इतने दिन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, वो किस प्रकार काम आएगा। पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी माने जो पढ़ाई विद्या में बहुत लगन से करते थे उनका किस प्रकार का काम आया। व्यसन माने होता है आदत। तो विद्या के जो अभ्यासी थे बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे कि हताश न हो, इतना दूर जाना पड़ रहा है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही, तो उसके लिए किसका उदाहरण देते? पुराणों की कथाओं का। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के एक गांव, और जो गांव में रहते हैं पंडिताई जो करते हैं उनको, जिनके घर पर वो पूजा करने जाते हैं उसको कहा जाता है यजमान। यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। माने रोज ये नदी पार करके इतने मील पर चढ़ाई को पार करके न जा पाए तो इनके यहाँ रुक सकता है। डेरा तय कर दिया से तात्पर्य उनके रुकने की व्यवस्था कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। जैसे 1-2 दिन की छुट्टी पड़ी, नदी में पानी कम रहता तो वह वहां से चला जाता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, माने छुट्टियां पड़ी और उनको लगा किसको? मोहन को, कि माता पिता के पास चला जाऊं, तो नदी का पानी उतार पर ही था। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक विशिष्टियां बताई जा रही हैं, ध्यान देंगे। पानी किस पर था बोला गया? अभी उतार पर था। और मोहन कुछ
घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। माने कुछ घसियार थे घास लाने वाले जो नदी के इस पर आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ वो भी पार कर रहा था। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण, ये किसी भी नदी की प्रकृति होती है। नदी में आप देखना यहाँ से वहां तक चौड़ी पानी की धार दिखाई देगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल शांत है, हल्का हल्का बहकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन नदी का बहाव नीचे तेज होता है। वैसे ही यहाँ तो वर्षा नहीं हो रही थी, इसलिए लगा कि पानी अभी उतार पर है, माने नदी में पानी कम है, लेकिन पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा हो रही थी। इस कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। कभी भी आप इस प्रकार की प्राकृतिक चीजों में ये अनुमान लगाकर चलें कि अभी 1 मिनट जब वह नदी में उतरा तब पानी उतार पर था, और अचानक उधर तेज वर्षा का पानी भरकर आने के कारण क्या हो गया, नदी में पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झड़ाख और पात पतेल आने शुरू हुए। ये जो आसपास रहते हैं ना, इस प्रकार के लोगों को अनुभव होता है कि तेज बहाव शुरू हुआ, तो हरे हरे जो झाड़ी नदी के आसपास रहते हैं, पात पतेल माने पत्ते, आने शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। अनुभवी माने वो घसियारे थे जो रोज आने जाने का उनको अनुभव था, उनको आभास हो गया कि तेज पानी की धारा आ रही है, नदी में पानी बढ़ने वाला है, तो जल्दी जल्दी काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, माने जैसे तैसे पानी पार हो जाए, क्योंकि बीच नदी में फंसते न इधर होते बनता न उधर। नदी किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला, जब पानी की तेज धार बहती है तो नदी के किनारे जो मिट्टी है उसको कहा जाता है, पानी के साथ जब बहता है तो रेला, माने गंदा पानी जो मटमैला पानी है उन तक आ पहुंचा। तब उनको आभास हुआ कि तेज पानी की एक धारा आ ही रही है। वे लोग किसी प्रकार सकुशल पार पहुंचने में सफल हो सके। ये घटना इसलिए बताई जा रही है कि मोहन जो था नदी पार करके आ रहा था उनके साथ ही। इस घटना के बाद कि अगर 2 मिनट में उनको घसियारों का साथ नहीं होता, घसियारे ये अनुभव नहीं बताते कि अब पानी का बहाव तेज होने वाला है, जल्दी जल्दी पार करो, तो सफल हो गए, क्योंकि इनको अनुभव था, बता दिए। मान लो ये नहीं रहते, मोहन अकेले पार करते रहता, तो मोहन किसी भी दुर्घटना का शिकार, माने नदी में तेज बहाव में बहना जैसी घटना का शिकार हो सकता था। तो इस घटना के बाद, ये कौन सी घटना थी, जब नदी पार कर रहा था और तेज बहाव में बहने की संभावना थी। वंशीधर घबरा गए जब बताया उसने, तो बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि नहीं पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई अगर नहीं होगी तो पीछे हो जाएगा। पढ़ाई के लिए यदि मैं भेजता हूँ, मान लो जैसे आज नदी से बसते बसते आया है, मान लो कुछ होता है तो जीवन का और ही कुछ स्वरूप हो जाएगा। ये चिंता करने लगे, चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ में छुट्टियों के लिए गांव आया हुआ था।